स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उससे पहले आप पढ़े थे रॉल्ड्स लॉ के बारे में। कल एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछा था इन टेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू रॉल्ड्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 2.8 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.8 एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट पेज 47। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, दो अलग अलग लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 450 एंड 700 मिलीमीटर एट Hg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है अगर टोटल वेपर प्रेशर 600 मिलीमीटर दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में भी कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो पहले ये देखिए क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है पीए स्टैंडर्ड 400 मिलीमीटर। पीए स्टैंडर्ड मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए 450 मिलीमीटर। पीबी स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी 700 मिलीमीटर, और टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 600 मिलीमीटर। नाउ अप्लाइंग रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ में आप पढ़े थे पीए इक्वल टू पीए स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए, पीबी इक्वल टू पीबी स्टैंडर्ड इंटू एक्स बी। नाउ पीबी स्टैंडर्ड एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम योगफल 1 होता है, और इसीलिए अब यहां से एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, इसलिए यहां एक्स बी की जगह लिखा 1 माइनस एक्स ए। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए के जगह पर लिखेंगे पी ए के जगह पर पी ए स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए, पी बी के जगह पर लिखेंगे पी बी स्टैंडर्ड इंटू 1 माइनस एक्स ए। पी ए स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए प्लस पी बी स्टैंडर्ड माइनस पी बी स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए। पहले हम इसे लिखते हैं पी बी स्टैंडर्ड। अब इस दोनों से एक्स ए कॉमन ले लीजिए। क्या बच गया? पी ए स्टैंडर्ड माइनस पी बी स्टैंडर्ड इंटू एक्स ए। पी टोटल कितना दिया हुआ है? पी टोटल 600। पी बी स्टैंडर्ड कितना है? 700। पी ए स्टैंडर्ड 450 माइनस पी बी स्टैंडर्ड 700 इंटू एक्स ए। 700 को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस 700, ये हो गया माइनस 100, ये माइनस 250 एक्स ए माइनस माइनस कैंसिल प्लस। अब एक्स ए, यहां से एक्स ए इक्वल टू 100 बाय 250 दैट इज 0.40। ये निकला कंपोजिशन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Thus, the composition of liquid mixture will be XA is equal to 0.40 and XB is equal to 1 minus XA, 1 minus 0.40 that is 0.60. Now, PA is equal to PA standard into XA. PA standard 450 मिलीमीटर, XA का वैल्यू 0.40 मल्टीप्लाई किया 180 mm। पीबी इक्वल टू पीबी स्टैंडर्ड इंटू एक्स बी। पीबी स्टैंडर्ड 700 मिलीमीटर एंड एक्स बी 0.60 मल्टीप्लाई कर दीजिए 420 मिलीमीटर।
नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन Pa plus Pb 180 by 180 plus 420, this is equal to 0.30. Similarly, mole fraction of B in vapor phase 1 minus 0.30, that is 0.70. तो ये कैलकुलेट हुआ ए और बी का कंपोजिशन वेपर फेज में। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम लोग देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख गुण एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। मोलर मास आणविक द्रव्यमान का डिटर्मिनेशन निर्धारण। पहले समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। अनुसंख गुण, नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी सॉल्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन बनता है दो चीज से मुख्य रूप से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन का, घोल या विलयन का वह प्रॉपर्टीज, वह गुण जो निर्भर करेगा सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करेगा, न कि सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर करेगा, वह प्रॉपर्टी कहलाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यह प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से दर्शाया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के द्वारा, आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा और डाइल्यूट सॉल्यूशन के द्वारा। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप कहेंगे वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की संख्या बहुत कम होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एक सेंटेंस में याद रखिए, किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करेगा, न कि सॉल्यूट के नेचर पर, गुण पर निर्भर करेगा, वह कहलाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। वैसा डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहेगा, अवाष्पशील सॉल्यूट रहेगा। तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है ओनली अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल मीन्स मॉलिक्यूल या आयन की संख्या पर निर्भर करेगा, बट डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर, गुण पर निर्भर नहीं करेगा, वह प्रॉपर्टी कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख गुण। These properties are mainly exhibited, इस तरह का गुण मुख्य रूप से दर्शाया जाता है आइडियल सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के द्वारा। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे वैसा सॉल्यूशन हैविंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहेगा। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निम्नलिखित 4 टाइप्स, 4 तरह का, चारों इंपोर्टेंट है, एक ना एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब 1 बाय 1 करके हम लोग इस चारों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कैसे इसके आधार पर मोलर मास को निर्धारित किया जाता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट देखें रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर
में तुलनात्मक लोअरिंग कमी, सापेक्ष तुलनात्मक कमी। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक तुलनात्मक अवनमन, डिक्रीज कमी। तो वेपर प्रेशर में आपेक्षिक तुलनात्मक कमी कैसे होता है? तो याद करिए, आपने पढ़ा था रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है वोलाटाइल सॉल्वेंट में, वाष्पशील सॉल्वेंट में, तब उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में बिकम्स लोअर, कम हो जाता है, इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दैट इज P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड इंटू X1। P1 क्या है? तो P1 आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1। P1 स्टैंडर्ड क्या है? P1 स्टैंडर्ड इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और X1 क्या है? X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो अभी आपने देखा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 स्टैंडर्ड अधिक होगा, P1 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कम होगा, P1 इज लेस देन P1 स्टैंडर्ड। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम, इसीलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी आया, चेंजिंग आया, डेल्टा P1, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, यहां पर आपने देखा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 के जगह पर P1 स्टैंडर्ड इंटू X1, P1 स्टैंडर्ड इंटू X1। अब यहां P1 स्टैंडर्ड कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? 1 माइनस X1। 1 माइनस X1 की जगह पर X2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपने पढ़ा X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अब यहां से X2 इक्वल टू 1 माइनस X1, इसीलिए 1 माइनस X1 के जगह पे लिखा X2। अब यहां से X2 इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा P1 बाय P1 स्टैंडर्ड इक्वल टू X2। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4, इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इक्वेशन 4, इस दोनों इक्वेशन से अब यहां पर डेल्टा P1 के जगह पर P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 लिख दिया, P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 बाय P1 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू X2। सिंपली लिखेंगे P स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बाय P1 स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू X2। X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यह जो रेशियो है P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 बाय P1 स्टैंडर्ड, ये जो रेशियो है इसी को कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसी को फिर हम लोग ड्राइव करें, इसी को हम लोग कैलकुलेट करें। मॉलिक्यूलर मास अब कैसे निकालेंगे? अब इसी के आधार पे रॉल्स लॉ को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। यहां से ये जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute. This is another statement of Raoult's law. Now we see, thus Raoult's law may also be stated as, Raoult's law को फिर आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, relative lowering of vapor pressure of dilute solution, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वह इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इफ N2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन N1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल मान लिया N1, जिसमें N2 मोल सॉल्यूट को घुलाया गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 may be given as X2 is equal to N2 by N1 plus N2। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो X2 का वैल्यू आया है, इसे आप इक्वेशन 5 में रख दें। Now putting the value of X2 in equation 5, we have P1 standard minus P1 by P1 standard is equal to N2 by N1 plus N2. For dilute solution, equation 5 आपने अभी अभी लिखा होगा, equation 5 P1 standard minus P1 by P1 standard is equal to X2. दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इसीलिए इक्वेशन 5 में X2 का वैल्यू ये रख दिया हमने। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल काफी कम होता है सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल की तुलना में। N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट is very less than number of mole of solvent. Therefore, neglecting N2 in denominator we get, इसीलिए यहां डिनोमिनेटर से N2 को नगण्य कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 बाय P1 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू N2 बाय N1। अब आपने पढ़ा होगा N2 इज इक्वल टू W2 बाय M2 और N1 इज इक्वल टू W1 बाय M1। आपने पढ़ा होगा N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये N1 और N2 का वैल्यू यहां रख दिया। तो इस तरह से यहां पर N2 की जगह पर W2 बाय M2, N1 की जगह पर W1 बाय M1। W2 क्या है? वेट या मास ऑफ सॉल्यूट। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से यह स्पष्ट है इस इक्वेशन 9 से, इस इक्वेशन से, बाय नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज the molar mass of solute can be calculated as, अगर ये सभी आपको दिया हुआ रहे, M2 को आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 is equal to P1 standard into W2 into M1 by P1 standard minus P1 into W1। तो इस तरह से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के मोलर मास को आप कैलकुलेट कर सकते हैं on the basis of relative lowering of vapor pressure। तो ये था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कल हम लोग देखेंगे सेकेंड और थर्ड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक इसको रिवीजन करिए, स्टडी करिए। जहां कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।